हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं संजय तिवारी और इस समय आप यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के मैकेनिकल के एसएससी जेई बैच में हैं। इसका नाम है स्पर्धा बैच। तो हमारी संस्था लखनऊ में है। हम लोग 2017 से एसएससी जेई के लिए अदर जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं और इस समय भी हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं आलमबाग में, लखनऊ में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में। और बहुत मन लगा के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। सामने एग्जाम जो आने वाला है वो नवंबर में ही है, अक्टूबर नवंबर में है, एसएससी जेई 2023 का प्री एग्जामिनेशन। उसके लिए बहुत मन लगा के तैयारी में लगे हैं। और ये बैच जो हमारा स्पर्धा बैच है ये प्योरली मैकेनिकल का है, ये भी एसएससी जेई 2023 के लिए फोकस्ड है। तो आइए देखें इस बैच में क्या खास है। ये स्पर्धा बैच है जो कि बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश मिक्स तरीके से यहाँ पढ़ाया जाता है। इसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो करना क्या है कि आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है यूथ इंजीनियर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इस तरीके से आपको एक लोगो वहां मिलेगा, उसको डाउनलोड करेंगे, कोर्स में जाके अपना एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या उसमें है, टेस्ट सीरीज है और पीडीएफ है, वीडियो लेक्चर्स हैं। उन सबको देखने के बाद अगर समझ में आता है तो जरूर ज्वाइन करिएगा। ज्वाइन करते समय भूलिएगा नहीं, आपको एक मैं कोड दे रहा हूँ SJT20, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको अगर आप वहां अप्लाई कर देंगे तो आपको 20% फीस में रिबेट मिलेगा, इसको मत भूलिएगा लगाना, ठीक है। आइए देखें इस टीम में कौन है जो आपको इस कोर्स में पढ़ाएंगे। तो 3 लोगों की बड़ी एक्सपर्ट टीम यहाँ पे है। रस्तोगी सर है जो कि थर्मल और सॉम के जो सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थर्मल इंजीनियरिंग के जो भी कोर्सेज हैं वो आपसे डील करेंगे। ओझा सर हैं जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रोडक्शन आपको पढ़ाएंगे पूरे स्पर्धा बैच में। और मैं हूं जो कि आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन का पार्ट जो है ये मेरे हिस्से में है, मैं आपके साथ डील करूंगा। इस समय हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और मैकेनिक्स में नया चैप्टर लास्ट लेक्चर में शुरू किया गया था जिसका नाम था ट्रेसेस। और ट्रेसेस में आज न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग करके देखेंगे। थ्योरी का पार्ट हम लोग लगभग खत्म ही कर चुके हैं। एक बार मुझे फिर से बता दीजिए जरा ऑडियो वीडियो की हालात क्या है। चैट बॉक्स में ओपन कर ले रहा हूं, ठीक है। चलिए देखा जाए। तो ट्रसेस के बारे में कल काफी कुछ चर्चा हुई थी। ये सब चीजें हमने देखा था कि ट्रस किसे कहते हैं, कहाँ काम आता है, इस टाइप की चीजों को बहुत डिटेल में हम लोगों ने कल के लेक्चर में समझा था, ठीक है ना। ये ट्रस का फिर समझा कि ट्रस के कुछ एजम्पशंस यूज किए गए थे, तो वो एजम्पशंस क्यों लिए गए थे ये बात सामने आई थी, तो कुछ चर्चा इस पे हुई थी, है ना। नेक्स्ट ये एजम्पशंस लिए गए थे, काफी कुछ बातचीत हुई थी, आपने देखा था इसको। ये करते करते टाइप्स ऑफ ट्रस्ट की बात आई थी। तो फिजिकली देखा जाए तो टाइप्स ऑफ ट्रस्ट 2 टाइप के थे। एक को बोला था स्पेस ट्रस्ट जो कि 3D में होगा, और एक को बोल रहे थे प्लेन ट्रस्ट जो कि 2D में होगा, 2 डायमेंशनल बॉडी होगी, ठीक है। हम अपने सिलेबस में क्या है कि अपने सिलेबस में स्पेस ट्रस्ट नहीं है। हम लोग एसएससी जेईई के सिलेबस में ये स्पेस ट्रस्ट नॉट इन सिलेबस, है ना। हमें पढ़ना केवल प्लेन ट्रस्ट है, ये अपने सिलेबस में है। इसलिए आगे की जो भी चर्चा होगी इसी के बारे में होगी, ठीक है। आइए फिर बात आई थी कि क्या हुआ था। हाँ, हमने ट्रस्ट को क्लासिफाई किया था उसके मेंबर्स के बेसिस पे। तो पता चला कि टाइप्स ऑफ ट्रस्ट अगर क्लासिफाई करने चले तो एक फॉर्मूला डेवलप हुआ था। एक फॉर्मूला अपने पास है M=2J-3, जहां M क्या चीज है, M है ट्रस्ट में उपलब्ध मेंबर। जितने मेंबर ट्रस्ट में है काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 काउंटेबल है, काउंट कर लेंगे। और J का मतलब है नंबर ऑफ ज्वाइंट। तो अगर हम जैसे ये कुछ फिगर्स बनाए गए थे, इस फिगर में मेंबर 4 हैं, ज्वाइंट 4 हैं, इसमें मेंबर 5 है, ज्वाइंट 4 हैं, इसमें मेंबर 6 हैं, ज्वाइंट 4 हैं, ठीक है ना। इसके बेसिस पे क्लासिफाई किया तो पता चला एक परफेक्ट ट्रस्ट है, एक इम्परफेक्ट ट्रस्ट है। एक इम्परफेक्ट ट्रस्ट में एक डिफिशियंट ट्रस्ट है और एक रिडंडेंट ट्रस्ट है। ये सारी बातें हो रही हैं कि अगर फॉर्मूला फॉलो करता है M=2J-3 तो परफेक्ट होगा, और अगर n इज लेस देन 2J-3 आपको दिखाई पड़ता है तो डिफिशियंट होगा, और अगर n इज ग्रेटर देन 2J-3 दिखाई पड़ता है तो वो रिडंडेंट होगा, ठीक है ना। तो परफेक्ट ट्रस्ट का मतलब ये है कि सिस्टम में, ट्रस्ट में जितने मेंबर की जरूरत है उतने ही है, ना कम ना ज्यादा। अगर कम है तो डिफिशियंट और ज्यादा है तो रिडंडेंट। मतलब उसको आपने ओवर स्ट्रेंथ दे दिया है, अभी उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात आई। फिर बात आती है कि हम लोग
हाँ, एक बात ये भी हुई थी कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल ट्रस्ट क्या है, तो ये बात आई थी कि सबसे छोटा ट्रस्ट जो पॉसिबल है, संभव है, वो क्या है, एक ट्रायंगुलर ट्रस्ट, एक ट्रायंगल के फॉर्म में बने। ये कोई चिंता की बात नहीं ट्रायंगल कैसा बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, विषमबाहु हो सकता है ना, समबाहु हो सकता है, कोई भी ट्रायंगल होगा, बस बनना चाहिए ट्रायंगल। आप कोई बड़े से बड़े ट्रस्ट को आप देखेंगे, अपने आसपास देखिए, टावर्स को देखिए, है ना, तो आपको ट्रायंगल 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 ही मिलेगा। शायद आपने उसको कल के लेक्चर के बाद आज कहीं महसूस भी किया हो, देखा भी हो। नेक्स्ट बात आती है कि अब आते हैं मैथमेटिकल पार्ट पे, जो आज का कंटेंट शुरू होने वाला है। ट्रस्ट की एनालिसिस करनी है ना। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जो आप कहते हैं एनालिसिस, तो एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, ठीक है ना। क्यों करना है पहले ये समझें, पहले ये समझें। जरा चलते हैं पहली स्लाइड पे, पहली स्लाइड पे बहुत ध्यान से। कहाँ गया वो ट्रस्ट की पहली स्लाइड, ये देखिए, है ना। ट्रस्ट की पहली स्लाइड देखिए, कोई भी एक फिगर उठा लें, सपोज दैट मैंने ये वाला फिगर उठा लिया, है ना। इस फिगर को देखिए, थोड़ा बड़ा कर देते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। बहुत ध्यान से देखिए, मुझे बताना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दिख रहा है ना। अगर इस फिगर में आप देखें तो ये बड़ा सा टावर है, बड़ा सा टावर है। इस टावर में बहुत सारे मेंबर्स हैं, देखिए बहुत सारे मेंबर्स हैं। एक मेंबर ये जा रहा है, एक मेंबर ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। आपको दिख रहा है ना कि कुछ मेंबर इसमें तो मोटे बनाए गए हैं, जिनका साइज, मोटाई, डायमेंशंस हैवी है। जैसे आप देखिए ना, ये वाला मेंबर साइड से जो जा रहा है, ये हैवी वाला है, ये भी हैवी है, लेकिन इससे कम हैवी है। ये देखिए बीच में ये मेंबर चल रहा है, ये पतला पतला है ना। ये मोटा है, ये मोटा है, ये वाला मेंबर पतला है। आप इसमें देखेंगे जितने मेंबर्स हैं, सबकी मोटाई एक जैसी नहीं है। कभी खेत में बड़ा सा हाई टेंशन वायर वाला टावर खड़ा हो, उसको देखिए तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि मेंबर में सारे के सारे, सॉरी ट्रस में सारे के सारे मेंबर या लिंक कहा जाए तो इक्वल डायमेंशन के मिलेंगे। लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं उसके क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा हूं। तो देखिए साइड वाले हैवी हैवी दिख रहे हैं और अंदर बीच बीच वाले कम पतले पतले दिख रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, ऐसा क्यों किया गया होगा, ऐसा क्यों किया गया होगा कि कुछ मेंबर्स को पतले दिखाने हैं, कुछ मेंबर्स को हैवी करने हैं, है ना। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग इंजीनियर हैं, हमारा काम है कि खाली बनाना ही काम नहीं है, इकोनॉमिकल रखना भी काम है ना। अगर हम सबको बराबर साइज से बनाएं तो अगर उसकी जरूरत है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया डिफाइन किया गया है, बनाया गया है एज पर नीड है ना। अगर इसको हैवी किया गया है तो इसकी जरूरत पैदा हुई होगी। हम क्रॉस सेक्शन एरिया अगर उस मेंबर पे ज्यादा लोड आ रहा है तो उसको मजबूत बनाएंगे, उसको मोटा बनाएंगे। अगर उस मेंबर पे कम लोड आ रहा है तो उसको जबरदस्ती का मोटा बनाने से क्या फायदा, क्या हो जाएगा इसमें। मोटा बनाएंगे तो मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना। स्टील का बनेगा, स्टील के मेंबर्स हैं, कितनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। और हम इंजीनियर होने के नाते हमारा काम है कि जो कुछ हम बना रहे हैं वो इकोनॉमिकल हो, तो हमें इसलिए इसको मोटा पतला बनाना जिम्मेदारी है ना। हाँ, उसके बाद कोई कहता है कि मेरे पास पैसा है, इसको सुंदर लगना चाहिए इसलिए बराबर कर दो, वो एक अलग इशू है। लेकिन आज की तारीख में हम जो पढ़ रहे हैं, एज पर रिक्वायरमेंट वी हैव टू मेक द साइज ऑफ मेंबर ऑफ ट्रस्ट, ठीक है ना। तो मेंबर का साइज एज पर द रिक्वायरमेंट होना चाहिए, चाहे जो भी देखेंगे सब में ऐसे ही मिलेगा, है ना। जैसे ये ट्रस्ट देखिए, इसमें सब के डायमेंशन एक ही पाइप से काट काट के बनाए गए हैं, है ना। ये एक ही देखिए, एक ही पाइप से काट के बनाया गया है। तो या तो ऐसा लोड आए कि सब में इक्वल फोर्स आए, तब तो ठीक है। अगर इक्वल फोर्स नहीं आ रहा है तो इसमें सुंदरता का ज्यादा ध्यान रखा गया है, इकोनॉमिकल नहीं है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए मकसद है। अच्छा सॉरी, इसका मतलब क्या है, अगर मुझे एक लिंक को पतला बनाना है, मेंबर को पतला बनाना है, इसको मोटा बनाना है, हमारा उद्देश्य क्या हो कि पहले मुझे ये तो पता हो कि इस मेंबर में जिसको पतला बनाना है इसमें कितना फोर्स आ रहा है, इस मेंबर को पूरे ट्रस में जो लोड लग रहा है उसमें से कितना हिस्सा इसको बियर करना है, इस मेंबर को कितना बियर करना है। जब मैं ये निकाल पाऊंगा कि इंडिविजुअल मेंबर में कितना फोर्स आ रहा है, तो उस फोर्स के लिहाज से मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जाके उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को डिजाइन कर पाऊंगा। तो मकसद क्या हुआ, पहला पहला पॉइंट यही हुआ ना, वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्सेज इन ईच मेंबर ऑफ ट्रस्ट। जब हम हर ट्रस्ट के हर मेंबर में फोर्स निकाल के रख लेंगे
तभी बता पाएंगे कि उसका साइज क्या होगा। तो इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कह रहे हैं एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। एनालिसिस का अर्थ होता है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी सिस्टम में जितने भी पार्ट्स लगे हैं उनको अलग अलग स्टडी करना, अलग अलग स्टडी करना। अगर आप साइकिल की एनालिसिस करने जा रहे हैं, जो साइकिल आप रोज चलाते हैं, उसकी अगर कोई कहे कि इसकी एनालिसिस करिए तो उसको डिसमेंटल कर दीजिए। डिसमेंटल करने के बाद हर पार्ट की अलग अलग स्टडी करिए, तब आप कहेंगे कि आई एम एनालाइजिंग द बाईसाइकिल, है ना। तो ऐसे ही हम इसका क्या करेंगे, इसमें अगर 1000 मेंबर लगे हैं तो हजारों मेंबर में इंडिविजुअल मुझे फोर्स निकाल के रखना है। ये सीखना है कैसे फोर्स निकालते हैं इंडिविजुअल मेंबर में। आज का टॉपिक यही हमें ले जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, मकसद क्या समझ में आ गया ना, कि इसका मकसद यह है कि हमें फाइंड करना है फोर्सेज इन इंडिविजुअल मेंबर्स। इसका मकसद क्या है कि फाइंड फोर्सेज इन इंडिविजुअल मेंबर्स, या लिंक, कुछ भी लिख लें, मेंबर या लिंक। ये हमारा मकसद है ट्रस्ट को एनालिसिस करने का। अच्छा, कल एक बार बात हुई थी कि हमारे जो मेंबर्स हैं उसमें फोर्सेस कैसे आएंगे, तो उसमें फोर्सेस केवल दो ही आ सकते हैं, या टेंसाइल या कंप्रेसिव। क्यों, फिर आज पिछले स्लाइड डालते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ कहाँ गया, अरे कहाँ गया भाई, जहां पे हम वो बात हुई थी ना कि हम फोर्सेस ज्वाइंट पे लगाएंगे, मेंबर के बीच ऊपर नहीं लगाएंगे। कहाँ गया वो, चलिए फिर से देख लेते हैं उस बात को। कहीं ये देखिए, ये हुआ है यहाँ पे, ये है। कल जब ये चर्चा हो रही थी कि एजम्पशन ये लिया गया था कि फोर्स जो भी लगेगा, जो भी लोड लगाया जाएगा ट्रस पे, वो केवल ज्वाइंट पे लगाया जाएगा। ज्वाइंट पे देखिए इतने फोर्स लगाए, ज्वाइंट पे यहां फोर्स लगाए, हम मेंबर पे बीच में फोर्स नहीं लगाएंगे। इसका मकसद क्या था, जब बीच में फोर्स लगाएंगे तो ये बेंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें बेंडिंग मूवमेंट आ जाएगा ना। लेकिन अगर हम ज्वाइंट पे फोर्स लगाएंगे तो किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं आएगा। ये सारे फोर्सेस बाकी मेंबर में इस मेंबर के थ्रू ट्रांसमिट होंगे। इससे बात यह आई थी कि एक मेंबर में या तो टेंसाइल फोर्सेस दिखाई पड़ेंगे या कंप्रेसिव। देखिए लिखा था ना, टेंसाइल फोर्स हो सकता है इस मेंबर में या कंप्रेसिव। तो ट्रस के किसी भी मेंबर में या तो ट्रस का मेंबर टेंशन में होगा या ट्रस का मेंबर कंप्रेशन में होगा। ये बात समझ में आ चुकी है ना। इस बात से, कल की बात से समझ में आया था, तो इसको भी यहां यूज कर लें। हमें ये पता है कि जो ट्रस्ट में फोर्सेज होंगे, जो ट्रस्ट के मेंबर में, जो हमारा मेंबर है, ट्रस्ट का एक लिंक है, एक मेंबर है, उसमें जो फोर्स होंगे वो फोर्स या तो टेंशन में होंगे और या कंप्रेशन में होंगे। दो ही ऑप्शन है, क्योंकि बेंडिंग होनी नहीं है, तो और किसी तरह का ना कोई शियर फोर्स आएगा, ना कोई और किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं पैदा होगा, केवल टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स पैदा होंगे। इसी की वजह से ट्रस का हर मेंबर या तो टेंसाइल स्ट्रेस फील करता है या कंप्रेसिव स्ट्रेस फील करता है। यहां तो बात समझ में आ रही। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग को पता है, हम लोगों ने अभी तक जब मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो हमने सीखा था कि हम किसी मेंबर को टेंशन और कंप्रेशन में कैसे कहते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास एक मेंबर है, एक कोई लिंक होगा ट्रस का, है ना। ये ट्रस का लिंक है और मैं कह रहा हूं साहब ये टेंशन में है। तो टेंशन का साइन क्या होता है, बहुत बार ये बातचीत आपसे हुई है कि टेंशन का साइन ऐसा होता है, इसको कहते हैं, या ब्लैक कलर से कर दें, है ना, दिस इज द साइन ऑफ टेंशन। ऐसे दिखाएंगे टेंशन, ठीक है ना, क्योंकि हमारा ट्रस्ट का मेंबर टेंशन में है, हमारा ट्रस्ट का मेंबर टेंशन में है। तो टेंशन में है मतलब ट्रस्ट का जो मेंबर है उसके अंदर जो फोर्सेज है हमें वो दिखाना है, एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं दिखाने हैं, है ना। तो टेंशन का साइन ये होता है और कंप्रेशन का साइन क्या होता है, तो कंप्रेशन का साइन बेटा इसी का रिवर्स होता है। अगर ऐसा दिखाया जाए इस तरीके से तो इसको कहते हैं साइन ऑफ कंप्रेशन। ध्यान आया। तो इसका मतलब जितने भी ट्रस्ट के मेंबर होंगे
उसमें या तो ऐसा फोर्स दिखाई पड़ेगा या ऐसा फोर्स दिखाई पड़ेगा, इसके अलावा कोई फोर्स और पॉसिबल नहीं है। अब दो बातें मालूम चल गई कि फोर्स कैसा होगा, या तो टेंशन या तो कंप्रेशन। फोर्स कितना होगा, तो फोर्स हमें दो ही चीजें इसमें निकालनी है कि एक तो ये निकालना है कि ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये फोर्स कितना होगा, हर मेंबर में कितना कितना फोर्स है, और उसका नेचर क्या है, नेचर का मतलब वो टेंशन में है या कंप्रेशन में है। इतनी बात अगर मैं बता देता हूं तो सारा काम धाम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए समझा जाए कि इस काम को कैसे निपटाया जाए। बहुत ध्यान से देखिए, तो पहला मेथड अपने पास क्या है, मेथड ऑफ ज्वाइंट, और दूसरा क्या है, मेथड ऑफ सेक्शन। दो तरीके से इसको हम लोग डील करते हैं, मेथड ऑफ ज्वाइंट और मेथड ऑफ सेक्शन। रुकिए जरा थोड़ा जगह बना लिया जाए, नहीं बना, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे रहने देते हैं। मेथड ऑफ ज्वाइंट और मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ ज्वाइंट का मतलब क्या है, पहले ज्वाइंट समझे और सेक्शन समझे। नया वर्ड आ गया है कि ज्वाइंट क्या है और सेक्शन क्या है। आइए देखा जाए, ये डायग्राम में आपके लिए लेकर आया हूं, ये देखिए ट्रस है। इस ट्रस को थोड़ा बड़ा कर दें तो आपको कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। ये दिख रहा है ना, ध्यान से देखिए इसको, और बड़ा कर दें, ठीक, ये दिखने लगा। देखो भाई, ये आपको ट्रस दिखा सामने, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। अगर ध्यान से देखिए, पहले कुछ बातें कर लें इस ट्रस के बारे में। इस ट्रस में कितने मेंबर हैं, बहुत ध्यान से देखिए। इस ट्रस में मेंबर कितने हैं, कितने मेंबर बताएंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7, दिख गया ना। 3 इसमें 6 और एक ये 7 मेंबर हैं। ज्वाइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, ज्वाइंट कितने हैं, 5। अगर ध्यान से देखें तो क्या ये इस इक्वेशन को फॉलो करता है, m इक्वल टू 2j माइनस 3। तो m की वैल्यू 7 है और j की वैल्यू 5 है, 2 इंटू 5 माइनस 3, तो 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो बचेगा 7। ये हो गया 7 इक्वल टू 7, ये इसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इस ट्रस का नाम क्या होगा, ये कौन सा ट्रस है, ये इसका अर्थ क्या हुआ, ये ट्रस कौन सा है, ये ट्रस हमारा परफेक्ट ट्रस है। इससे साबित हो गया कि दिस ट्रस इज परफेक्ट या रिजिड परफेक्ट ट्रस, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। ऐसे ऐसे आप प्रैक्टिस करते करते काउंट करने लगेंगे, समझ में आने लगेगा। तो बहरहाल अभी इसकी जरूरत यहाँ पे है नहीं, लेकिन ये आपको सीखना पड़ेगा कि हर बार हर ट्रस को देखते रहें ऐसे करके, ठीक है। अब बात आती है कि मेथड ऑफ ज्वाइंट, मेथड ऑफ सेक्शन है क्या, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात समझिए, मैकेनिक्स की भाषा में क्या कहती है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ये कहती है कि अगर कोई भी बॉडी हमारे पास है, और वो बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है ना, तो अगर उसके हम मल्टी पार्ट्स कर दें, मल्टी पार्ट्स मतलब बहुत सारे टुकड़े कर दें, ठीक है, मल्टी पार्ट मल्टी पीस कर दें, ठीक है ना, तो मल्टी पार्ट कर दें, तो ईच पार्ट जो होगा वो भी हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। बात समझ में आ गई ना, सिंपल सी बात है। कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसके 1000 टुकड़े कर दीजिए ना, तो एक एक टुकड़ा इक्विलिब्रियम में दिखना चाहिए, है ना, एक एक टुकड़ा इक्विलिब्रियम में दिखना चाहिए। इसी फिलॉसफी का यूज हम लोग इन मेथड ऑफ ज्वाइंट और मेथड ऑफ सेक्शन में करने वाले हैं, ठीक है ना, इस बात को भूलेंगे नहीं। आइए समझें जरा क्या होने वाला है। ये ट्रस दिख गया आपको, अभी बातचीत हुई है कि इस ट्रस के सारे मेंबर या तो टेंशन में होंगे या तो कंप्रेशन में होंगे। बात समझ में आ गई, टेंशन में होंगे तो ऐसा शो करेंगे, कंप्रेशन में होंगे तो ऐसा शो करेंगे। दो ही ऑप्शन तो है, जैसे सिक्का उछालते हैं दो ऑप्शन होता है, हेड या टेल, तो आप एक बोल देते हो कि हेड, है ना। अगर टेल आ गया तो दो ही ऑप्शन तो है कि अगर वो नहीं होगा दूसरा होगा। ऐसे ही हम लोग जब ट्रस को सॉल्व करने चलते हैं तो एक को एज्यूम कर लेते हैं। आपकी मर्जी है, आप इस ट्रस के सारे मेंबर को टेंशन में एज्यूम कर लें या इस ट्रस के सारे मेंबर को कंप्रेशन में एज्यूम कर लें, मर्जी आपकी है। तो ज्यादा इजी पड़ता है कि इसको टेंशन में एज्यूम कर लिया जाए, है ना। तो पहला काम क्या है, हम एनालिसिस शुरू करने से पहले क्या करेंगे, एज्यूम ऑल द मेंबर इन टेंशन। लिख लीजिए इसको, पहला काम क्या होगा, फर्स्ट स्टेप कि एज्यूम
ऑल मेंबर इन टेंशन, ये पहला काम हम लोग करके रखेंगे, ठीक है। पहला काम क्या करके रखेंगे कि एज्यूम ऑल द मेंबर इन टेंशन, ये पहला इशू अपना हो गया, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है। चलिए, टेंशन में एज्यूम करने का मतलब क्या है कि सारे मेंबर में जो साइन दिखाई पड़ेगा, जो चिन्ह दिखाई पड़ेगा, ऐसा दिखाई पड़ेगा, क्लियर है ना, ऐसा। अगर मैंने कहा ये मेंबर टेंशन में है, इसका मतलब इसके अंदर जो फोर्सेज हैं वो इस तरह से दिखाई पड़ रहे हैं। ये टेंशन में है तो इसमें ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं, ये मेंबर टेंशन में तो इसमें ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं, ये मेंबर टेंशन में है तो इसमें ऐसे। हमने सारे मेंबर को टेंशन में लेके रख लिया, क्लियर हुआ। अच्छा, अब सारे मेंबर में इक्वल फोर्स तो होंगे नहीं, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे F1 लगा है, इस पॉइंट पे F2 लगा है, इस पॉइंट पे F3 लगा है ना, इस पॉइंट पे कोई फोर्स नहीं लगा है, दोनों पॉइंट पे F1 F2 F3 लगा है। ध्यान दीजिए, कोई भी फोर्स मेंबर के बीच में नहीं लगा है ना। इसका अर्थ यह है कि किसी सारे मेंबर में अलग अलग फोर्सेज ही आएंगे, हमें नहीं पता है कि कितना आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा नहीं पता है, रिज्यूम कर लेते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं इसमें फोर्स की वैल्यू क्या है P1, इसमें क्या है P2, इसमें क्या है P3, ऐसे ही P4, P5 एंड P6। बात समझ में आ गई ना, हमने सारे पे निकाल लिया, टेंशन एज्यूम किया है, एज्यूम ऑल द मेंबर इन टेंशन। अगर निगेटिव में वैल्यू आ गई, हमने माना है टेंशन में, अगर वैल्यू निगेटिव में आ जाती है, P3 की वैल्यू मैंने सॉल्व किया और P3 की वैल्यू अगर निगेटिव में आ जाएगी, हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जो हमने माना था, जो हमने एजम्पशन लिया था वो रॉन्ग था। एक्चुअली वो टेंशन मैंने माना था लेकिन था वो कंप्रेशन में। आंसर मिल गया, हेड या टेल, हेड उछाला था टेल आ गया। हमने P3 को टेंशन में माना था लेकिन कहते नेगेटिव आ गया तो कंप्रेशन में आ गया। तो हमें P3 की वैल्यू निकालेंगे, वो या तो पॉजिटिव आएगी या तो नेगेटिव आएगी, उसके आधार पर तय कर लेंगे कि वो टेंशन में है कंप्रेशन में। यहां तक बात समझ में आ गई है, यहां तक बात समझ में आ गई है, बीच में लिखते चले, अपना मैसेज देते जाएं चैट बॉक्स में, ठीक है। अब बात आती है कि इतनी बात करने के बाद अब सवाल पैदा होता है कि मेथड ऑफ ज्वाइंट क्या है, मेथड ऑफ सेक्शन क्या है। अभी अभी आपने कहा, क्या कहा, एक नई बात समझी थी, नई बात क्या, बहुत पुरानी बात है, ये समझा था आपने, ये कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके मल्टी पार्ट कर दे तो हर पार्ट भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। अच्छा, मल्टी पार्ट करने का मतलब क्या है कि छोटे से छोटा पार्ट भी कर सकते हैं। इस ट्रस के मैं 1000 लाख टुकड़े कर दूं तो हर टुकड़ा कहते हैं इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो मैं ऐसा क्यों ना कहूं कि मैं ये भी कह सकता हूं कि इस ट्रस का हर पॉइंट इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसके 1000 टुकड़े, लाखों टुकड़े करने के बाद नन्हा सा पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में रहेगा ना, हर टुकड़ा इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो मैं ऐसा क्यों ना कहूं कि भाई इसका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, 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 ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। यही से बात आती है कि मेथड ऑफ ज्वाइंट का मतलब क्या है, मेथड ऑफ पॉइंट, कि मैं इस ट्रस में कोई पॉइंट को इक्विलिब्रियम में देखूंगा। वी विल कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए ज्वाइंट इन द ट्रस, केवल ज्वाइंट को देखेंगे इक्विलिब्रियम में, है ना। और एक तो छूट ही गया था, ये भी तो टेंशन में आएगा, ये भी तो टेंशन में है, तो P6 और P7, ठीक है ना। किसी भी ज्वाइंट को ले लेंगे, किसी भी ज्वाइंट को, ठीक है। मेथड ऑफ ज्वाइंट, अब ध्यान दीजिए, मेथड ऑफ ज्वाइंट समझ में आ गया ना, मेथड ऑफ ज्वाइंट क्या है। तो कोई ज्वाइंट लेंगे, जैसे मान लीजिए ज्वाइंट, इस ज्वाइंट को हम लेते हैं। इस ज्वाइंट को लेने का मतलब क्या है, कैसे लेंगे, क्या क्या कहना चाहते हैं आप, इस ज्वाइंट को लेके हम सॉल्व करेंगे। आइए देखें जरा क्या कहना चाह रहे हैं। इस ज्वाइंट के इक्विलिब्रियम का मतलब है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो P2 का फोर्स का एरो है ना, ये वाला एरो इस ज्वाइंट के लिए है। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, थोड़ा बड़ा कर दें और बड़ा कर दें तब दिखाई पड़ेगा, देखिए इतना बड़ा। जब मैं इस ज्वाइंट की बात करता हूं तो इस ज्वाइंट के लिए कौन कौन से फोर्सेस, कौन कौन से एरोस देखने पड़ेंगे। अगर इस P2 को देखिए तो P2 में दो एरो है, एक इधर है एक ऐसे है। ये वाला एरो जो ऊपर जा रहा है ये इस ज्वाइंट का है। जब इस ज्वाइंट की बात करेंगे तो इसको देखेंगे, जब इस ज्वाइंट की बात करेंगे तो इसको देखेंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक वैसे ही जब इस ज्वाइंट की बात करेंगे तो P3 का ये वाला एरो देखेंगे, जब इसकी बात करेंगे तो ये वाला एरो देखेंगे, ऐसे इस ज्वाइंट को देखेंगे तो ये वाला एरो, फिर ये वाला एरो। अगर इस ज्वाइंट की मैं बात करने चल रहा हूं, किस ज्वाइंट की, जिसको मैं रेड कर दे रहा हूं,
अगर मुझे इस ज्वाइंट का इक्विलिब्रियम कंसीडर करना है ज्वाइंट मेथड में, ये ज्वाइंट लेना है, इसका मतलब मुझे कौन से फोर्स देखने पड़ेंगे, P2 का ये वाला एरो, P7 का ये और P3 का ये, और एक फोर्स ये लग रहा है ऊपर से F1। मतलब उस ज्वाइंट पर लगने वाले सारे फोर्सेस को देखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, है ना, देखिए क्या करेंगे, करना फिर ये पड़ेगा हमें कि ध्यान दीजिए, मैं इसमें से इतना फोटो ये कॉपी करूंगा, कट करूंगा। देखिए बहुत ध्यान से, देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। ये देखिए, दिखा क्या किया मैंने, इस जॉइंट को घेर दिया। कैसे घेरा, कैसे घेरा, देखिए P2 का ये एरो इस तरफ है तो इसके अंदर है, ये वाला बाहर है। P3 का ये वाला एरो इस तरफ है, ये इस तरफ है। P7 का इधर वाला एरो, इधर वाला एरो। बस इतनी फोटो को कॉपी करके पेस्ट कर लें, जैसे आप कंप्यूटर पे कॉपी पेस्ट करते हैं ना, कॉपी एंड पेस्ट, कंट्रोल C कंट्रोल V। ठीक वैसे ही इस फोटो में से इतना निकाल के मैं अलग रखना चाहता हूं, ठीक है। इस फोटो में से इतना निकाल के अलग रखना चाहता हूं, तो मुझे कैसे दिखाई पड़ेगा, ध्यान दीजिए कैसे दिखाई पड़ेगा, कैसे दिखाई पड़ेगा। देखिए ये हमारा ज्वाइंट हुआ, रेड वाला पॉइंट बना दूं मैं, रेड पॉइंट बना दूं, तो ये ज्वाइंट है, ये मेरा ज्वाइंट है, ये रेड वाला पॉइंट ज्वाइंट है। इस पर फोर्सेस दिखाई पड़ रहे हैं। कितने मेंबर हैं, एक मेंबर सीधा हॉरिजॉन्टल है, तो ये मेंबर सीधा हो गया, इस तरफ गया। एक मेंबर ये P7 वाला ऐसे जा रहा है, P7 वाला ऐसे जा रहा है, ये वाला मेंबर ऐसे आ रहा है, तो ये वाला मेंबर ऐसे हो गया, ठीक है। ऊपर से एक फोर्स और आ रहा है, जिसको आप कह रहे हैं एक फोर्स आ रहा है, तो उस फोर्स को दिखा दिया जाए। कैसा फोर्स है, ये देखिए, ये फोर्स है। अब अगर इन फोर्सेस का नाम मैं लिख लेता हूं, तो ये वाला फोर्स दिया गया है F1, ये गिवन होगा, हमें कोई वैल्यू दी जाएगी ना, 100 न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, ऐसे कुछ दिया जाएगा। F1 हमें मालूम है, F1 हमें मालूम है, ठीक है ना। अच्छा, इस फोर्स का नाम क्या है, बहुत ध्यान से देखिए, इस फोर्स का नाम क्या है, ये फोर्स है P3, दिस फोर्स इज P3 एंड दिस फोर्स इज P7 एंड दिस फोर्स इज P2। बात समझ में आ गई ना, आपको बात समझ में आ रही है। इस फिगर को यहां से कॉपी करके मैंने यहां पेस्ट किया, और ये ज्वाइंट है, जो रेड वाला पॉइंट दिख रहा है ज्वाइंट है। इस ज्वाइंट का नाम अगर कुछ दे दिया जाए, मान लेते हैं कि ABCD करके कुछ लिखी दिया जाए कि ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट A है, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D एंड दिस पॉइंट इज E। तो इस ज्वाइंट का नाम क्या है, B। इस ज्वाइंट का नाम क्या है, B। तो मैं कहूंगा दिस डायग्राम इज फॉर ज्वाइंट B, दिस डायग्राम इज फॉर ज्वाइंट B। B का ये डायग्राम बन गया, क्योंकि B का ये डायग्राम बन गया है और ज्वाइंट B हमारा इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि अभी आपने कहा था कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो उसका हर पॉइंट इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये ज्वाइंट हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो अगर इसको ध्यान से आप देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो आपको कैसा फोर्स सिस्टम दिखाई पड़ रहा है, इट इज ए कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, है ना। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम याद आया, मैकेनिक्स का पहला चैप्टर, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम आपको दिखाई पड़ा, दिखाई पड़ा। एक पॉइंट पे सारे फोर्स लग रहे हैं, एक पॉइंट से गुजर रहे हैं, तो ये फोर्स सिस्टम कैसा हो गया, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, और ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम ऐसा वैसा नहीं है, ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम अपना इक्विलिब्रियम में है। अगर ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को बड़े प्रेम से फॉलो करेगा। क्या करेगा, इट विल फॉलो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था के सिद्धांत को फॉलो करेगा। अब वो लॉ क्या होते हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। यहां सिग्मा एम की कोई बातचीत नहीं होती है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में, आपको याद आ गया होगा। तो ये एक जुगाड़ निकाल लिया हमने कि जब भी हम इक्विलिब्रियम ऑफ ए ज्वाइंट कंसीडर करेंगे, जब भी एक ज्वाइंट का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे, तो वो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम फॉलो करेगा, और केवल दो ही इक्वेशंस आएंगी, दैट इज सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। मेरे बच्चे जरा मुझे बताओ कि इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, मेथड ऑफ ज्वाइंट की बात जितनी हो रही थी उसमें ये बात समझ में आई कि नहीं।
एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से। मेथड ऑफ ज्वाइंट की बात समझ में आई है कि नहीं आई है? अभी न्यूमेरिकल करेंगे, ऐसा परेशान ना होइए, मैं न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, ये न्यूमेरिकल करना है, इसी मेथड ऑफ ज्वाइंट से करेंगे। लेकिन पहले समझिए कि क्या करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल में। ये बात समझ में आई है? एक बार चैट बॉक्स में बताया जाए बहुत तेजी से। ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये मेथड ऑफ ज्वाइंट हो गया। अब जरा देखेंगे मेथड ऑफ ज्वाइंट क्या बहुत बढ़िया मेथड है, कुछ इसमें मजबूरियां हैं, उन मजबूरियों की चर्चा करना जरूरी है, ठीक है ना। क्या मजबूरी है? देखिए, अगर आप ज्वाइंट बी को थोड़ा गौर से देखें, बड़े प्रेम से अब गौर से देखें, ज्वाइंट बी में क्या दिख रहा है? ज्वाइंट बी पे 4 फोर्सेस लगे हैं, F1, P3, P7, P2। इन 4 फोर्सेज में केवल एक ही फोर्स नोन है, हमें मालूम है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। कौन सा? F1। एक फोर्स नोन है, बाकी P2, P7, P3 अननोन है। कितने अननोन है? 3 अननोन है ना? 3 अननोन है ना? गोलियां 3, आदमी 6, ऐसा कुछ है। हमारे पास इक्वेशन कितनी है? 2। कैसे पॉसिबल है कि 2 इक्वेशन से 3 अननोन सॉल्व कर पाए? है ना, गणित वाले कहते हैं कि मैथ में ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है कि आपके पास इक्वेशन 2 हो और अननोन 3 सॉल्व कर पाए, अननोन 3 सॉल्व कर पाए। तो इसका मतलब इन 2 इक्वेशन से ये तीनों आंसर तो नहीं आने वाले हैं, ठीक है। अरे तो हम इंजीनियर हैं, कुछ जुगाड़ लगाएंगे, क्या चलाएंगे? बहुत ध्यान से देखिए क्या करना है। तो हम ऐसा करें ना, कि ऐसा क्यों करें कि ऐसा ज्वाइंट लिया जाए जिसमें 3 अननोन हो। ऐसा क्यों करें? हम कोशिश करें कि इस ट्रस्ट में ऐसा ज्वाइंट आइडेंटिफाई करें, ऐसा ज्वाइंट ढूंढें, ऐसा ज्वाइंट ढूंढें कि जहां पर केवल 2 ही अननोन हो। देखिए ध्यान से देखिए, कोई ज्वाइंट दिख रहा है? हम क्यों ज्वाइंट बी लें? ज्वाइंट बी पे क्या दिखा? 1 2 3 अननोन है, बड़ी मुसीबत है, नहीं सॉल्व हो पाएगा। ज्वाइंट सी को देखिए, ज्वाइंट सी को देखिए, 1 2 3, इतना 3 अननोन है, नहीं सॉल्व हो पाएगा। ज्वाइंट ई को देखिए, 1 2 3 4, 4 अननोन है, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अब बचता है ज्वाइंट ए और ज्वाइंट डी। ज्वाइंट ए पर देखिए, केवल 2 अननोन है, P1 और P2। अननोन 2 ही तो है, केवल 2 ही मेंबर ऐसे हैं जो ज्वाइंट ए पर जुड़ रहे हैं, है ना। ज्वाइंट डी पर भी केवल 2 ही मेंबर है जुड़ रहे हैं। हम होशियार हैं, हम ये कहेंगे कि जब भी हम ज्वाइंट मेथड यूज करेंगे, जब भी ज्वाइंट मेथड यूज करेंगे, तो कोशिश यही करेंगे कि वो ज्वाइंट लें जहां पर केवल 2 अननोन हो, मतलब जहां पर केवल 2 मेंबर आपस में जुड़ रहे हो, केवल 2 मेंबर जुड़ रहे हो। यहां देखिए, ज्वाइंट बी पर 3 मेंबर्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ज्वाइंट सी पर 3 मेंबर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ज्वाइंट ई पर 4 मेंबर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ज्वाइंट ए पर 2 मेंबर कनेक्ट हो रहे हैं और ज्वाइंट डी पर भी 2 मेंबर कनेक्ट हो रहे हैं। तो होशियार आदमी होने के नाते हमें ज्वाइंट बी नहीं लेना चाहिए, है ना। शुरुआत शुरुआत हम ज्वाइंट बी से नहीं कर सकते, हम कहां से कर सकते हैं? ज्वाइंट ए से, है ना। तो ज्वाइंट ए से शुरुआत करेंगे, फिर कहेंगे ज्वाइंट ए पे एक सपोर्ट लगा हुआ है, हिंज सपोर्ट है। या ज्वाइंट डी से शुरुआत करेंगे तो कहेंगे यहां भी एक सपोर्ट लगा हुआ है। तो कुछ नहीं करना, सपोर्ट की रिएक्शन निकालना हमें आता है। अगर सपोर्ट की रिएक्शंस निकाल देंगे तो ज्वाइंट ए पर रिएक्शन मालूम रहेगी, केवल 2 ही फोर्स तो बचेंगे, ठीक है ना। तो इसका एक कंक्लूजन ये लिखना जरूरी है, इसकी मजबूरियां, कंडीशंस, है ना, कि अच्छा मेथड तो है, इजी तो है, बहुत आसानी से सॉल्व होता है, लेकिन इसकी भी कुछ दुश्वारियां हैं। क्या दुश्वारियां हैं वो लिख लिया जाए कि जब भी आप ज्वाइंट मेथड यूज करेंगे तो क्या करेंगे? पहला काम, फाइंड ए ज्वाइंट, फाइंड ए ज्वाइंट which have only 2 unknown, जिसमें केवल 2 अननोन हो, ठीक है ना। चलिए बात समझ में आ रही है ना। अब मान लीजिए अब हमने क्या किया कि ज्वाइंट, ध्यान दीजिए फिर से बड़ा करके देखा जाए, सपोज दैट हमने ज्वाइंट ए लेकर सॉल्व किया। जब ज्वाइंट
ए को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमें P1 की वैल्यू मिल जाएगी और P2 की वैल्यू मिल जाएगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। ज्वाइंट ए सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, जैसे ही हम लोग ज्वाइंट ए सॉल्व करके निपटेंगे हमें क्या क्या वैल्यू मिल चुकी रहेगी, हमें वैल्यू मिल जाएगी P1 की, वैल्यू मिल जाएगी P2 की, मिल गई नहीं मिल गई, ये दोनों वैल्यू मिल गई। जैसे ही हमें P2 की वैल्यू मिल गई तो अब देखिए ज्वाइंट बी पर कितने अननोन है, P2 तो मिल चुका है, अब बचा केवल P7 P3। ज्वाइंट ए के बाद हम ज्वाइंट बी सॉल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब यहां पे 4 फोर्सेस थे, 4 फोर्सेस थे, F1 P2 P7 P3। F1 मालूम है, P2 निकाल लिया, अब केवल 2 बचे, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें P3 मिल जाएगा और साथ में P7 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, क्लियर है। जब ये P3 और P7 सॉल्व हो गया तो ज्वाइंट सी सॉल्व कर सकते हैं। ज्वाइंट सी पर कितने फोर्स हैं, 1 2 3 4 5, इस पर F3 F2 मालूम है, ये हम निकाल चुके हैं P3 को, बचा क्या, केवल P5 P6 और P4। इसको सॉल्व करेंगे तो P6 मिल जाएगा और P4 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अब ध्यान दीजिए, अब कोई ज्वाइंट सॉल्व कर ले, ज्वाइंट ई सॉल्व करें, देखिए ज्वाइंट ई पे 4 फोर्सेज हैं, P1 P7 P6 P5, जिसमें P1 मालूम है, P7 मालूम है, P6 मालूम है, P5 नहीं मालूम है। इसको सॉल्व कर लेंगे हमें P5 भी मिल जाएगा। इस तरीके से हम एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। कैसे चेन रिएक्शन, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, ऐसे ऐसे करते करते एक चेन के थ्रू हम इस काम को करेंगे और धीरे धीरे सारे सारे मेंबर के फोर्सेस को निकाल देंगे। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इसका एक नुकसान है, आसान तो है, आसान है, जो चीज इजी होती है वो नुकसानदेह होती है। क्या नुकसान है बेटा, चेन रिएक्शन है, चेन चल रही है ना, ज्वाइंट ए सॉल्व करेंगे, फिर बी सॉल्व करेंगे, फिर सी सॉल्व करेंगे, फिर ई सॉल्व करेंगे, ए बी सी ई। मान लीजिए इत्तेफाक से किसी एक ज्वाइंट में कोई छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, मान लीजिए हमने ज्वाइंट ए सॉल्व किया, यही कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आगे के ज्वाइंट हमारे सही आंसर देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि चैन है, चैन में एक कड़ी टूट गई तो पूरी चैन टूट गई। तो इसलिए इसको करते समय कैलकुलेशन मिस्टेक का बहुत ध्यान रखना है, कोई मौका नहीं बचेगा। एक ज्वाइंट गलत सॉल्व होगा, आगे के सारे ज्वाइंट आपके गड़बड़ हो जाएंगे। तो बहुत स्लोली, बहुत आराम से इसके कैलकुलेशंस करनी है। हाँ ये है कि जरूर ये सेक्शन मेथड से थोड़ा सा इजी है ना, इजी है। चलिए ये बात समझ में आ गई ना। तो इसका एक बात ये समझ में आएगी, फाइंड ए ज्वाइंट विच हैव ओनली 2 अननोन, तभी ये काम करेंगे। और नुकसान क्या है, ड्रॉबैक क्या है वो भी लिख लें, है ना। ड्रॉबैक क्या है, अच्छी बात क्या है पहले वो लिख लें, इसका एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज इसका ये है कि ये इजी है, एडवांटेज भैया ये है कि ये बहुत इजी है, आसानी से हो जाएगा। नुकसान क्या है, नुकसान को थोड़ा लाल रंग से लिखा जाए कि कैलकुलेशन मिस्टेक पॉसिबल है, ये चैन जैसा काम करता है, चैन जैसा काम करता है, इसलिए बहुत केयरफुल रहना है, केयरफुल रहना है। मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है ना, रेड कलर से है, थोड़ा खतरा है, बात समझिएगा। चलिए बहुत बातचीत हो गई, इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़े जल्दी से। करीब 35 मिनट हो चुके हैं, 35 मिनट में हम लोगों ने खाली ये समझा है कि हाउ टू अप्रोच मेथड ऑफ ज्वाइंट, मेथड ऑफ ज्वाइंट के तरीके से कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। एक बार चैट बॉक्स में मुझे सूचित करिए कि क्या ये बात मेरी समझ में आई है, यहां जो लिखी हुई है, जिससे मैं न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ूं तेजी से। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ठीक है, आइए ये प्रॉब्लम मैं आपके लिए लेके आया हूं, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। लगभग मिलता जुलता ही है, जो जिस प्रॉब्लम पे मैंने आपको ज्वाइंट ऑफ मेथड समझाया है, ट्रस्ट तो वैसे ही दिख रहा है, लोडिंग अलग है, यहाँ पे 1 2 3 फोर्स लगे हैं, इस ज्वाइंट पे लगे, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लगा है, और जो गिवन क्वेश्चन है उसमें देखिए ट्रस्ट तो वैसे ही है, लेकिन एक फोर्स यहाँ लगा है, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है ना। बहुत आसानी से करेंगे, बहुत धैर्य से, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को समझा जाएगा, ठीक है। आइए तो पहले तो इसे थोड़ा सा साइड में ले लें, गुड, ठीक बेटा, दिख रहा है ना सब कुछ। पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप फर्स्ट क्या बताया गया था,
पहला स्टेप था कि ट्रस को देखिए, ज्वाइंट मेथड से करना हो चाहे सेक्शन मेथड से करना हो, एज्यूम ऑल द मेंबर इन टेंशन, ठीक है ना। स्टेप फर्स्ट क्या करना है, एज्यूम ऑल द मेंबर इन टेंशन। बार बार लिखेंगे नहीं, बस एक बार लिखेंगे टेंशन, पहला स्टेप हो गया। ऐसा कहने का मतलब क्या है कि आपको सारे फोर्सेज में टेंशन दिखा देना चाहिए। चलिए ए बी सी डी ई तो ज्वाइंट हो गए, और ये परफेक्ट ट्रस है ही है, देख ही चुके हैं, तो इसमें सब में टेंशन दिखा दें। तो चलिए ये टेंशन, ए भी टेंशन में हो गया, ये भी टेंशन में हो गया, ये भी टेंशन में है, और ये भी टेंशन में है, सब कुछ टेंशन में है, सबको टेंशन है, ठीक है ना। ये भी टेंशन में है। अच्छा, ट्रस समझ में आ रहा है ना। देखिए गंदा हो जा रहा है। ट्रस कैसा बना हुआ है, सारे ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। क्यों ऐसा मैं कह पा रहा हूं, ज्योमेट्री समझ लीजिए, बाद में परेशानी पैदा होगी नहीं तो। ज्योमेट्री देखिए, ये साइड दिया गया है 2 मीटर की, ये साइड दी गई है 2 मीटर की, ये वाला एंगल दिया है 60, ये एंगल दिया है 60, ये एंगल दिया है 60, ये एंगल दिया है 60, है ना। देखो रुकिए, सारे पहले एरो हटा दें तब समझ में आएगा। ये समझाना जरूरी है, ज्योमेट्री क्लियर होनी जरूरी है, ठीक है। ज्योमेट्री क्लियर नहीं होगी तो दिक्कत आएगी, ठीक। अब बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए क्या लिख रहा है, 60 60 60। अगर ये दो एंगल 60 के हैं तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 60, ये 60, तो ये ऊपर भी 60 होगा। अगर तीनों एंगल 60 के हैं तो इसका मतलब ये ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्लियर हो गया। ये एंगल 60 होगा तो ये भी 60 होगा, क्योंकि दो लाइनें पैरेलल हैं। ये भी 60 तो ये भी 60, इसका मतलब ये 60, ये भी हमारा इक्विलैटरल है, ये भी इक्विलैटरल है। ट्रायंगल इक्विलैटरल है और सारी भुजाएं 2 मीटर की हैं। ये बात स्पष्ट हो गई। अब इसके बाद हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम ऑल द मेंबर इन टेंशन। चलिए भाई टेंशन, अब टेंशन में देखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये भी टेंशन में, 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 सारे मेंबर हमारे टेंशन में, ठीक है। सारे मेंबर टेंशन में है, और इन टेंशन में है, इसका नाम भी लिख लिया जाए। सपोज दैट फोर्सेस का नाम दे देते हैं कुछ, इसे कह रहे हैं F1, इसे कह देते हैं F2, इसे कह रहे हैं F3, इसे कह देते हैं F4, इसे कह रहे हैं F5, इसे कह रहे हैं F6, इसे कह देते हैं F7, ठीक है ना। इतना काम हो गया। अब आपको इसमें से अगला काम क्या है कि फाइंड ए ज्वाइंट, एक ऐसा ज्वाइंट ढूंढना है जिस पर केवल दो अननोन फोर्सेस काम कर रहे हों। अभी डिस्कशन हुआ था कि वो ज्वाइंट ए आपको मिलेगा और ज्वाइंट डी मिलेगा, लेकिन ए और डी तो तब मिलेगा जब हमें इसकी रिएक्शंस मालूम होंगी तब। तो अगला काम क्या है, इसकी हमें रिएक्शंस निकालनी जरूरी है, ठीक है। आइए, तो रिएक्शन निकालने के लिए इस डायग्राम में काम नहीं करेंगे, डायग्राम फिर से बना लेते हैं और उसमें काम किया जाएगा। तो मैंने बना के पहले से रखा हुआ है, आइए इसमें इसकी रिएक्शन निकाली जाए। बहुत ध्यान से देखिए, सिंपल तरीके से रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन कैसे दिख रही है, यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। इसका मतलब रिएक्शन कैसी होंगी, तो दो रिएक्शन काम करेंगे हिंज सपोर्ट पे। एक वर्टिकल रिएक्शन होगी जिसको आप RA कहेंगे, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी जिसको आप RH कहेंगे। रोलर सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन होती है जिसको आप RD के नाम से जानेंगे, ठीक है। पूरे ट्रस को इक्विलिब्रियम कंसीडर करिए, इक्विलिब्रियम ऑफ कंप्लीट ट्रस। तो क्या दिखाई पड़ेगा कि पूरा ट्रस इक्विलिब्रियम में है, मतलब पूरे ट्रस पे जितने फोर्स लेफ्ट होंगे उतने फोर्स राइट होंगे, उसके हिसाब से दिखाई पड़ेगा। जब आप इसमें सिग्मा Fx इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा RH इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई, ये रिएक्शन आपको मिल गई। दूसरा, जब आप इसमें सिग्मा Fy इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे तो जितने फोर्स ऊपर देखेंगे उतने ही फोर्स नीचे देखेंगे। ऊपर कितने फोर्स हैं, तो ऊपर दिख रहा है RA और RD, RA प्लस RD, कैलसी ले लीजिए। नीचे क्या क्या दिख रहा है, तो ये कितना है, ये 40 था भाई, छूट गया उसमें कुछ,
यहाँ 40, 50, 60, तो ये 10 हो गया है, ये 4 था। 40, 50 और 60, तो कुल कितना हो गया? 90 6 150, 150 किलो न्यूटन। ठीक है, 60 प्लस 50 प्लस 40, ठीक है, 150 किलो न्यूटन। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। यहां तक बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, अगला काम क्या है? मूवमेंट लेना है, किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लिया जाए। चलिए देखा जाए, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। ज्योमेट्री का थोड़ा सा खेल है, वो भी समझ लें। हम पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो आर एच और आर ए का मूवमेंट हो जाएगा 0। देखिए ध्यान से, मूवमेंट लेते हैं। पहले क्या लिख रहे हैं कि सिग्मा एम अबाउट पॉइंट ए, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, मैंने ए लिया है, मस्ट बी 0। मीन्स क्या है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम लोग पॉजिटिव मान लें और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव मान लें, उनको सम कर दें, ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, यही मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मूवमेंट ले लेते हैं। मूवमेंट यहाँ पे लेंगे पॉइंट ए पर, इनका मूवमेंट 0 हो गया। अब आपको 40 का मूवमेंट लेना है इस पॉइंट ए से, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वो थोड़ा देखना है। ट्रायंगल की ज्योमेट्री समझिए। ट्रायंगल अच्छा है, इक्विलैटरल है। क्या दिखाई पड़ेगा? यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलैटरल है, तो परपेंडिकुलर क्या करेगा? बेस को बाइसेक्ट करेगा, हाफ हाफ कर देगा। करेगा नहीं करेगा? ये 2 मीटर का है, तो जाहिर सी बात है ये 1 मीटर हो जाएगा और ये 1 मीटर हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल है। ठीक है, तो आपको मालूम चल गया कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 1 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 1 मीटर। ठीक है, 2 का हाफ हो गया। इसका मतलब मूवमेंट जब आएगा तो 40 इंटू 1 कैसा होगा? क्लॉकवाइज। 40 इंटू 1 क्लॉकवाइज। बहुत ध्यान से देखिए, क्या लिखेंगे? 40 इंटू 1 क्लॉकवाइज। क्लियर है? क्लॉकवाइज है तो प्लस का। दूसरा मूवमेंट देखें 60 का, तो 60 और इंटू डिस्टेंस कितनी हो गई? 1 + 1 2। ये कैसा होगा? ये भी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, ये भी क्लॉकवाइज। तो ये कितना हो गया? प्लस का 60 इंटू 1। ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज। 50 को देखा जाए तो फिर वही ज्योमेट्री, ध्यान दीजिए। ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये मिलता है, और जब ये मिलता है तो आपको मालूम चल गया कि ये डिस्टेंस 1 मीटर होगा और ये डिस्टेंस 1 मीटर होगा, तो सब मिला के 2 मीटर। अब यहां देखिए 50 इंटू यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 1 + 1 + 1 3 मीटर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे आप 50 इंटू 3 मीटर, क्लॉकवाइज है प्लस का, तो 50 इंटू 3 ये हो गया। आरडी को देखें ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज देगा, और डिस्टेंस कितनी होगी? 1 + 1 + 1 + 1 4 मीटर, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस आरडी इंटू 4, और ये इक्वल टू आ गया 0। जल्दी से जरा बताइए तो कितना आया सब मिला के? 60 40 तो 100 हो गया, और ये हो गया 150, तो 250 हो गया। ठीक है, तो यहां से मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आरडी की वैल्यू चेक करिए जल्दी से। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि जो आरडी की वैल्यू आ रही है दैट विल बी 250, 150 यहां से और 100 यहां से, 250 डिवाइड बाई 4, तो कितना हो गया? 250 डिवाइड बाई 4 62.5 किलो न्यूटन, ये आपको आरडी मिल गया। और जैसे ही आपको आरडी मिलता है तो आप इस वैल्यू को उठाकर रख दीजिए, कहां पे? यहां से उठा के रख दीजिए यहां पे, तो आपको मिल जाएगा आर ए माइनस, क्या कर दें? 150 में से माइनस कर दें, तो आर ए मिल गया 87। आर ए की वैल्यू आ गई 87.5 किलो न्यूटन। इस तरीके से आपने रिएक्शन निकाल के रख लिया है, रिएक्शन निकाल के रख लिया है। फाइनल रिएक्शन आपके पास ये है। क्लियर है? क्या आंसर सही है? 87.5। देखिए तो कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, बाद में फिर कंफ्यूजन होगा।
40 इंटू 1, 50 इंटू 3 और RD इंटू 4 और 60 इंटू 2। हाँ, एक मिस्टेक हुई है, 60 इंटू 2 होना चाहिए, यहाँ 1 लिखा हुआ है। ये जो वैल्यू है यहाँ पे 60 इंटू 2 होना चाहिए, इसको 2 कितना हो गया सब मिला के 150 प्लस 120 प्लस 40 डिवाइड बाई 4, ये आएगा 77 पॉइंट, यहाँ मिस्टेक हुई है, RD की वैल्यू आ रही है 77.5 और इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस 150 माइनस 77.5 72.5 72.5 किलो न्यूटन। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है जी, समझ में आया इतना? रिएक्शन में कोई दिक्कत किसी को? रिएक्शन निकालने में कहीं कोई दिक्कत आई हो बताइए जरा। इससे मालूम चल गया कि दोनों पॉइंट पे रिएक्शन कितनी कितनी है। तो इस फिगर में हम लोग रिएक्शन को लिख लें। तो RA की वैल्यू है 72.5, RA की वैल्यू है 72.5। यहाँ पे जो रिएक्शन आ रही है, ये रिएक्शन आ रही है RA, इसकी वैल्यू है 72.5 और RD की वैल्यू कितनी आई थी 77.5। RD की वैल्यू है 77.5। दिस वैल्यू इज RD और इसकी वैल्यू है 77.5। सब कुछ चल रहा है किलो न्यूटन में ही। क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए ओके। तो अब हमें रिएक्शन मिल चुकी है, अब अपने ट्रस के ज्वाइंट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है? तो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, ज्वाइंट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो ज्वाइंट मेथड में क्या करना है, पहला स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप में रिएक्शन निकाल लिया, तीसरे स्टेप में क्या करना है, एक ऐसा ज्वाइंट ढूंढिए जहां पर केवल 2 अननोन फोर्स दिखाई पड़े। बहुत ध्यान से देखिए कौन सा ज्वाइंट है वो। देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, केवल पूरे फिगर में ज्वाइंट ए और ज्वाइंट डी दिखाई पड़ रहा है जहां पे केवल 2 अननोन फोर्स हैं। रिएक्शन अननोन थी, हमने निकाल कर रख लिया है, ये मालूम चल चुका है। इस वजह से हम लोग करेंगे क्या, एक ज्वाइंट पकड़ते हैं। कौन सा ज्वाइंट? पहले ज्वाइंट ए ही ले ले। तो ज्वाइंट ए लेने का अर्थ क्या हुआ कि यहां से फोटो को कॉपी करेंगे, ये फिगर कॉपी करेंगे और कहीं बाहर पेस्ट करेंगे। बात समझ में आई ना? चलिए इसको यहां से कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट करने पे कैसा दिखाई पड़ेगा देखा जाए, बहुत ध्यान से देखिए कैसा दिखेगा। पहली बात तो ये एक ज्वाइंट हो गया ए, ये एक पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखिए, इसका नाम क्या है, ज्वाइंट ए। बात कर रहे हैं हम लोग ज्वाइंट ए की, ठीक है, ज्वाइंट ए। क्लियर है? आइए, ज्वाइंट ए ये है। अच्छा, इसमें फोर्सेस कैसे दिख रहे हैं? तो एक हॉरिजॉन्टल डंडी दिख रही है, मेंबर दिख रहा है इस तरफ, एक इंक्लाइन मेंबर दिख रहा है इस तरफ, और नीचे से एक फोर्स आ रहा है जिसको रिएक्शन कह रहे हैं। तो रिएक्शन कितनी आ रही है, ये रिएक्शन आ रही है और इसकी वैल्यू कितनी है 72.5। दिस इज RA इक्वल टू 72.5 किलो न्यूटन। इस फोर्स का नाम क्या रखा था आपने? इस फोर्स का नाम दिया था F1। इसको कहा है F1 और इसको कहा है F6। तो ज्वाइंट एक को जब सॉल्व करेंगे तो हमें F1 और F6 का आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? F1 और F6 के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, ये एंगल दिया है 60 डिग्री बस। फिर ध्यान से देखिए, ये एक फोर्स सिस्टम आपको दिख रहा है, और कैसा फोर्स सिस्टम दिख रहा है, इट इज ए कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, है ना। ये कैसा फोर्स सिस्टम है? तो आप कहेंगे ये हमारा एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। और कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होने के बावजूद भी ये इक्विलिब्रियम में है, इसलिए ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगा। अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। चलिए करते कैसे हैं,
क्या करना है, पहला कंडीशन क्या है, सिग्मा एफ एस इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। इसको करने के लिए मुझे फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है, F1 इंक्लाइंड है। तो अगर F1 को रिजॉल्व करेंगे हम तो F1 का एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा। इसका नाम होगा F1 cos 60 और इसका नाम होगा F1 sin 60। बात समझ में आ गई। अब इस F1 की कोई जरूरत नहीं बची, इसको हटा दीजिए। ठीक है, चलिए सिग्मा fx लिखा जाए। जब आप सिग्मा fx लिखते हैं इसका अर्थ क्या होता है कि जितने फोर्स लेफ्ट उतने फोर्स राइट। लेफ्ट कितने फोर्स है, कोई नहीं है। राइट में क्या है, ये दोनों ही है। दोनों कौन कौन से हैं, ठीक है, तो लेफ्ट में कोई नहीं है, राइट में है F1 cos 60 प्लस F6 इक्वल टू 0। इससे मुझे एक इक्वेशन मिल जाती है, मिल गई ना, F1 cos 60 प्लस F6 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन किससे मिलेगी, सिग्मा Fy से। ठीक है, सॉल्व करते हैं सिग्मा Fy। सिग्मा Fy देखिए, सिग्मा Fy का मतलब क्या है, जितने फोर्स ऊपर होंगे उतने ही फोर्स नीचे होंगे। ऊपर कितने फोर्स हैं, 72.5 भी ऊपर है, F1 sin 60 भी ऊपर है, नीचे कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि F1 sin 60 प्लस 72.5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है, जिससे हमें F1 की वैल्यू तो मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। निकल जाएगा ना, चलिए देखिए, तो ये F1 की वैल्यू आ गई, F1 की वैल्यू आ गई माइनस का 72.5 डिवाइड बाई साइन 60। जरा बताइए कितना आया, तो F1 की वैल्यू क्या आ गई, देखिए माइनस में आ गया। माइनस होने का मतलब क्या है, हमने टेंशन एज्यूम किया था, ये आया है कंप्रेशन में। जल्दी से बताइए F1 की वैल्यू क्या आई, तो 72.5 डिवाइड बाई साइन 60, ये आ रही है 83.71, दैट इज 83.71 किलो न्यूटन। इस डाटा ने हमें क्या बताया, इसने बताया कि ये जो मेंबर हमने निकाला है F1, ये निगेटिव होने का मतलब ये है कि ये कंप्रेशन में है। इसको हम टेंशन में नहीं है, यहाँ लिख देंगे बड़ा बड़ा कि साहब ये कंप्रेशन में है, ये कंप्रेशन में है। मैग्नीट्यूड कितना है, 87.71 मैग्नीट्यूड है, 87.71, लेकिन नेचर क्या है, कंप्रेशन का। और जैसे ही वैल्यू आपको ये मिल जाती है, आप इस वैल्यू को उठाकर साइन के साथ उठा के कहां रख देंगे, यहां पे। ठीक है, और जब यहां पे रखेंगे तो इस इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, F6। और F6 की वैल्यू क्या मिलेगी, तो आप कहेंगे कि F6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, इसको उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस F1 cos 60, यही होगा। और F1 की वैल्यू खुद ही माइनस में है, तो क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 83.71 cos 60। ठीक है ना, ये देख लीजिए कितना है, तो 83.71 मल्टीप्लाइड बाई cos 60, 41.85। यहां से आ रहा है F6 इज इक्वल टू 41.85 किलो न्यूटन, ऐसा दिख रहा है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं नहीं हुई हो तो ऐसा जरूर सही होगा। ये आपको दो आंसर मिल गए। इसके बगल में भी क्या लिखना पड़ेगा, हमें मालूम चला कि ये पॉजिटिव आया है, तो जैसे ही पता चला पॉजिटिव आया है तो क्या लिखेंगे कि ये टेंशन में है, बगल में टी लिख दिया तो मालूम चल गया कि टेंशन में है। इसकी मदद से हम लोगों ने दो मेंबर के फोर्सेस निकाल लिए। यहां तक मैटर क्लियर हुआ है, जल्दी एक बार चैट बॉक्स में बता दें, यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं। यही प्रोसेस फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, इसलिए पहले ही स्टेप में अगर एक ज्वाइंट आप सही सॉल्व कर लेते हैं तो बाकी सारे ज्वाइंट ऐसे ही सॉल्व करने आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब हमें क्या दिखाई पड़ गया कि हमें दो ज्वाइंट मिल गए, F1 मिल चुका है, F6 मिल चुका है। जरा अपने फिगर में आते हैं, बहुत ध्यान दीजिए। तो जब ऐसा हमने इस ज्वाइंट को सॉल्व किया तो हमें F1 मिल गया, F6 मिल गया, ये बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ ना। अब हमें F1 की वैल्यू आ चुकी है, रुकिए ध्यान दीजिए,
कौन सी वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, ये F1 की वैल्यू मिल चुकी है, इसका टेंशन खत्म है। और किसकी मिल चुकी है, F6 की वैल्यू मिल चुकी है। अब दूसरा ज्वाइंट कौन सा लेना चाहिए, अब दूसरा ज्वाइंट लेने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है देखिए, क्योंकि अब ये दो फोर्सेस हमें मिल चुके हैं तो हम ज्वाइंट बी भी ले सकते हैं। ज्वाइंट बी लेने फायदा क्या होगा, F1 मिल चुका है, F5 और F2 ये दो अननोन मिल जाएंगे, आप ज्वाइंट बी भी ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन अभी ज्वाइंट डी का तो बचा ही है, ज्वाइंट डी को सॉल्व करके आप F3 और F7 निकाल सकते हैं। ज्वाइंट डी को सॉल्व करना ठीक ऐसे ही है, ठीक है ना। तो आप पहले ऐसा करें, ज्वाइंट ए को सॉल्व कर लिया है, अब ज्वाइंट डी को सॉल्व कर लें। जब ज्वाइंट डी सॉल्व कर लेंगे F3 F7 मिल जाएगा, तो आप फिर चाहे ज्वाइंट सी सॉल्व करें चाहे ज्वाइंट ई सॉल्व करें, सारे आंसर निकलने के कगार पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पे लेक्चर रोक रहा हूं, लेकिन एक क्वेश्चन कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है, छोड़ इसलिए रहा हूं कि इसके बाकी के ज्वाइंट आप सॉल्व करेंगे और कल मैं आऊंगा तो कल मैं इसको फिर से सॉल्व करूंगा, कंप्लीट करूंगा। कंप्लीट करने के बाद आपको अपना आंसर मैच करना है। प्रोसेस समझ लीजिए, ज्वाइंट ए सॉल्व हो गया है, अब अगला ज्वाइंट आप कौन सा लेंगे, ज्वाइंट डी लेंगे। बी भी ले सकते हैं लेकिन ज्वाइंट डी लेंगे। ज्वाइंट डी लेने पर आपको F3 और F7 मिल जाएगा। F3 F7 मिलने के बाद फिर आपकी मर्जी है, ज्वाइंट सी लीजिए चाहे ज्वाइंट डी लीजिए। क्लियर है ना, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को आप कंप्लीट करके लाएंगे। दो आंसर मैंने निकाल दिए हैं, बाकी के आंसर आपके लिए हैं, निकाल के लाएंगे और कल इस क्वेश्चन को फिर से करेंगे, कंप्लीट करेंगे, इसी के आगे इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से सारे आंसर निकलते चलेंगे। कितने आंसर होंगे, जितने मेंबर होंगे उतने आंसर होंगे। F7 तक है, 7 मेंबर हैं तो 7 आंसर आपको देने होंगे, ठीक है। चलिए इतना रखते हैं आज, रस्तोगी सर भी आ चुके हैं क्लास लेने के लिए। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट विशेष।